हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम इस वीडियो में पार्ट थर्ड देखने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन वीडियोस को देखकर अपनी हिंदी कंप्लीट कर सकते हो और आप पेपर में जरूर अच्छा परफॉर्मेंस कर आओगे। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहीं पर हमने छोड़ा था। पास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें देखा था हमने कि सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है। हनुमान जी से क्यों तुलना कर रहे हैं भक्तिन की सेवक धर्म में, क्या कारण है। तो हम देखते हैं कि सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से इसलिए की गई है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की है क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी निस्वार्थ भाव से राम की सेवा में निरत रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं, उसी प्रकार भक्तिन भी अपनी मालिकिन की निस्वार्थ सेवा में रात और दिन लगी रहती थी। हनुमान जी प्रभु श्री राम से सेवा के बदले कुछ नहीं मांगते, केवल और केवल उनका प्रेम ही काफी है उनके लिए। वैसे ही, ठीक वैसे ही भक्तिन भी क्या कर रही है, सेवा ही कर रही है, उसे भी कुछ नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि सेवा भाव में किससे तुलना की गई है, भक्तिन की, तो हनुमान जी से की गई है। और ये तुलना महादेवी वर्मा ने की है, आपको याद होना चाहिए। इसकी जो लेखिका है वो कौन है, तो महादेवी वर्मा है। अनपढ़ होने पर भी लेखिका के लेखन कार्य के सामान लेखन कार्य के सामान, देखिए वो पढ़ी लिखी तो है नहीं है। आजकल तो मैंने देखा है कई पढ़े लिखे लोग काम कर रहे होते हैं और कई पढ़े लिखे लोग उनके साथ रह रहे होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों पढ़ाई के सामान की भी कदर नहीं है। मतलब पढ़े होने के बावजूद भी पढ़ाई के सामान की कदर नहीं है कईयों को। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि वो अनपढ़ फिर भी पढ़ाई के सामान की कीमत समझती है, तो वो ज्यादा बुद्धिमान थी। तो देखिए, लेखिका के लेखन कार्य के सामान को पहचानती थी। लेखिका के सोने के बाद सोती थी, पहले नहीं सोती थी, बाद में सोती थी। उनके उठने से पहले उठ जाती थी। उसके जीवन का परम कर्तव्य था लेखिका को प्रसन्न रखना। हनुमान जी के जीवन का भी परम कर्तव्य क्या था कि प्रभु श्री राम को प्रसन्न रखना। उन्होंने लाल देह लालील से, मतलब कितना सिंदूरी पोत लिया था उन्होंने भगवान श्री राम को खुश करने के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि भक्तिन हमेशा किसको प्रसन्न करना चाहती है, तो वो लेखिका को प्रसन्न करना चाहती है। लेखिका के भ्रमण की एकांत साथी थी, लेखिका के साथ साथ चलती थी, और कहीं पर जैसे धूल उड़ रही होती थी तो लेखिका को आगे कर देती थी, खुद पीछे हो जाती थी कि मैं पीछे, क्योंकि लेखिका आगे चलेगी तो धूल उड़ेगी तो वो खुद पर आ जाए, ना कि खुद आगे चलेगी। खुद आगे नहीं चलती थी कि भैया लेखिका पर धूल आए। तो कुल मिलाकर ने हर तरीके से लेखिका को सपोर्ट किया। युद्ध काल में भक्तिन लेखिका को अपने गांव ले जाकर सुरक्षित रखना चाहती थी। हाँ, ये भी बात सही है कि जरूरत पड़ी तो वो अपने गांव तक लेने के लिए तैयार हो गई कि मैं जो है आपको गांव लेके चलूंगी, यहां युद्ध में कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए आपको। तो ऐसी स्थिति में अतः भक्तिन को हनुमान के समान बताया गया है। बहुत सारी बातें हैं कि वो हनुमान जी के समान व्यवहार करती हैं लेखिका के साथ, इसलिए उन्हें हनुमान जी के समान बताया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर, आपको अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक बार की बात है, अच्छा ये भक्तिन गांव से शहर आई ही क्यों, जो भक्तिन थी, जो लक्ष्मण थी, गांव से शहर आई क्यों? क्योंकि एक बार जमींदार ने उसको सजा दी थी, और ऐसी स्थिति में जब उसको वहां बहुत बेइज्जत लगा तो वो ऐसी स्थिति में गांव छोड़कर शहर की ओर चली आई। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी, तो एक बार लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने की सजा दी थी, क्योंकि बुरी स्थिति आने के कारण वो शहर आई थी। महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंधों की तुलना किसने की गई है, किनसे की गई है और क्यों की गई है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कैसे तुलना हुई है उनकी। महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंधों की तुलना घर एवं घर में आने वाले अंधेरे उजाले के बीच, घर एवं घर में आने वाले अंधेरे उजाले, जो घर होता है उस घर में अंधेरे भी आते हैं और उजाले भी आते हैं, के बीच, अथवा घर के बगीचे एवं बगीचे में खिले गुलाब के फूल के बीच मौजूद संबंधों से की गई है। और बगीचा है और बगीचे में कोई फूल पत्ती खिल रहे हैं, तो बगीचे में फूल पत्ती खिल रहे हैं, तो बगीचा और फूल का जो संबंध है, घर में जो अंधेरे और उजाले का संबंध है, ऐसे ही भक्तिन और महादेवी वर्मा का संबंध हो गया है।
ऐसा ही संबंध भक्तिन और महादेवी वर्मा का बन गया है। जिस तरह खिलता हुआ गुलाब घर के हर सदस्य को हर्षित करता है, प्रसन्न करता है, उसी प्रकार भक्तिन लेखिका के जीवन में आनंद की वर्षा करती है। तो ध्यान रखना, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, लेकिन वो लोगों से इसको छुपाती थी। क्यों छुपाती थी? क्योंकि इसका मतलब होता है धनवान, लेकिन ये तो गरीब थी, तो नाम इनका इसका विपरीत हो रहा था काम के, इस चक्कर में अपना नाम छुपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, मतलब लक्ष्मण था, अर्थात धन की देवी, किंतु ऐश्वर्य और समृद्धि सूचक नाम के अनुरूप उनका जीवन नहीं था, अर्थात वह बेहद गरीब थी, इसलिए वह लोगों के नाम बड़े दर्शन छोटे जैसी कहावतों का उपहास से बचने के लिए अपना नाम छुपाती थी। कहीं लोग ये ना कहने लगे नाम बड़े दर्शन छोटे, आजकल तो नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं। बाहर ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हिसाब होता है कि एडवर्टीजमेंट तो बहुत सारा करा दिया है, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। तो कई बार ऐसे बच्चे भी फंस जाते हैं इधर उधर जाके कि एड देखकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि वहां कुछ नहीं पढ़ाया जाता। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी वर्मा को देहात की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का ज्ञान हो गया। देखिए, महादेवी वर्मा शहर में रहती थी, उसे गांव की संस्कृति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था। तो भक्तिन जब आई तो महादेवी वर्मा ने सोचा भक्तिन को बदल दूंगी, लेकिन भक्तिन तो बदली नहीं, वो तो अपना व्यवहार, वो तो अपने जो उसका गांव का जीवन था उसी परिवेश में जीती थी। तो इस चक्कर में महादेवी वर्मा को किसके साथ ढलना पड़ा? तो भक्तिन के साथ ढलना पड़ा। तो जब महादेवी वर्मा को भक्तिन के साथ ढलना पड़ा, तो इस प्रकार महादेवी वर्मा भी कैसी होती चली गई? देहाती होती चली, लेखिका भी कैसी होती चली गई? देहाती होती चली गई। तो भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई? तो अब वो भी वैसी वेशभूषा और खान पीन करने लगी। इससे पहले वह केवल शहरी जीवन से ही जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही भक्तिन ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर देती थी कि वह देहाती परंपराएं तक निभाने को बाध्य हो जाती थी। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई। ध्यान रखना, महादेवी वर्मा भक्तिन के आने से पहले देहाती नहीं थी। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? चढ़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है, महंगी महंगी चीजें खरीदने की खूब इच्छा करती है, लेकिन बाद में जब उन चीजों को व्यर्थता समझ में आती है तो पता लगता है कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य की आकर्षक वस्तुओं के बस में हो जाता है। तब तो लगता है हम ये नई वाली कार ले लें, थार ले लें, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो बेकार है। क्या है? बेकार है, टायर बहुत आगे चला गया। तो बाद में पता लगता है नई वाली कार बेकार है, कोई मतलब की नहीं है, तो हमसे तो ये खर्चा फालतू में ही करवा दिया। तो कुल मिलाकर वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजें, जो जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत है तो लो ना वस्तु, चीजों को खरीदता चला जाता है। परंतु जब जादू उतरता है तो ज्ञात होता है कि वस्तुएं उसे आराम देने की बजाय उसके आराम में ही खलल डाल रही है, परेशान। कभी कभी हम ऐसी वस्तुएं खरीद लाते हैं जो शुरुआत में तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन हम घर पर लेकर आते हैं, 1-2 महीने बाद वही वस्तु हमें बेकार लगने लगती है, फिर सोचते हैं इसे कहां टिपा दिया जाए और खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का स्थिति आप समझ गए होंगे। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, यार ये जरूरत भी नहीं थी इसकी, तो क्यों खरीद रहा है हमें से। परचेजिंग पावर से लेखक जैलेंद्र कुमार का क्या आशय है? तो परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसे की पावर, वह पावर जिससे आप कभी भी महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति सभी परचेजिंग पावर से चलते हैं। आदमी परचेजिंग पावर दिखाता है और मॉल चलते हैं या फिर हाट मेला बाजार चलते हैं। मॉल की संस्कृति में लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर ऊंची कीमतों में मिल जाती हैं। ग्राहक की धनाढ्य वर्ग के होते हैं, ग्राहक भी यहां पर पैसे वाले होते हैं और पैसे की पावर दिखा रहे होते हैं अपनी, अतः वे महंगी कीमत पर भी सामान खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए परचेजिंग पावर का असली रूप तो मॉल में ही दिखाई देता है। मॉल में ही नहीं, अब तो दो लोकल दुकानों पर भी क्या है, परचेजिंग पावर दिखाई देती है। क्योंकि आगे देखिए, मॉल, सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में क्या अंतर है? तो मॉल की संस्कृति कैसी? मॉल की संस्कृति धनी वर्ग से जुड़ी होती है। एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के सामान मिल जाते हैं। जो इन मॉलों में सामान सजाकर रखा जाता है, बाजारों में ही सामान सजाकर रखा जाता है और बाजार खुद ही कहता है आओ मुझे लूटो, मैंने अपने आप को सजाया। किसके लिए? तुम्हारे लिए तो ना। समाप्ति की तारीख लिखी होती है जिससे ग्राहक को पूछने की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षित वर्ग ही इस बाजार से सामान खरीदने में सक्षम होता है। यहाँ स्वच्छता और ईमानदारी का पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ, एक बात तो है कि मॉल में अगर आप किसी चीज को खरीदोगे तो आपसे वही जेन्युइन पैसा लिया जाएगा जो सबसे लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी से 200 लिए जा रहे हैं और किसी से उसी वस्तु के 500 लिए जा रहे हैं। जिसको जैसे में टिप जाए वो कहां देखने को मिलता है? वो हमारे लोकल के मार्केट में देखने को मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? जब आप पहुंचोगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया
सीधी वस्तु कितने की बताएंगे, 2000 की बताएंगे और 400 रुपए में दे देंगे। 2000 की वस्तु 400 में कैसे दे, कितना झोल है। चलिए, और नकली चीजें अलग मिल जाती हैं मॉल में, कम से कम चीजें नकली नहीं मिलती। नकली सामान के खिलाफ जागरूकता के लिए आप क्या कर सकते हैं, बताइए, कुछ कर सकते हैं? आज बाजार में असली सामान से पहले नकली सामान आ जाता है, जो लाभकारी नहीं होता उसे नकली दवाइयां, खाने का सामान आदि जो नुकसानदायक होती हैं, ऐसी नकली सामान के विरुद्ध टीवी पर, समाचार पत्र, विज्ञापन पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से असली नकली सामान की पहचान बताई जाए, नकली सामान के प्रति जागरूक किया जाए। ब्रांडेड सामान खरीदें तथा सामान पर होलोग्राम, ISI मार्क, इसी प्रकार का मार्कों को देखकर, मतलब इस प्रकार के इको मार्क वगैरह देखकर सामान खरीदें। नकली सामान बेचने वालों का सामाजिक बहिष्कार हो तथा समय समय पर दुकानों के सामान की जांच पड़ताल होनी चाहिए। हाँ, आज आप कोई भी वस्तु लेने जाते हो तो उसकी कॉपी ब्रांड भी वहां पर मिलता है आपको। और जो लोकल में आपके जो शॉप, जो आपके बगल वाले शॉपकीपर हैं, जो रिटेल मार्ट हैं, जो रिटेल में चीजें बेच रहे हैं, उनसे आप सामान लेने जाइए। तो जब आप सामान खरीदोगे रिटेल वालों से, तो आप पाओगे कि वो 100 चीजें बेचते समय उसमें से 5 चीजें नकली टिपा रहे होते हैं। हाँ, ये उनका सब स्ट्रेटजी होती है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क होकर ही सामान खरीदें। लोगों ने लड़कों की टोली के कौन से 2 नाम रखे थे? कुछ लोगों ने मेढक मंडली बोला था और कुछ ने इंदर सेना बोला था। जो उनको पसंद करते थे वो इंदर सेना कहते थे, जो नहीं पसंद करते थे वो उनको मेढक मंडली कहते थे। ध्यान रखना। काले मेघा पानी दे, ये उसी चैप्टर से। धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालना व्यर्थ क्यों मानते थे? तो लेखक धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालने को व्यर्थ मानते थे क्योंकि चारों ओर पानी की बहुत कमी थी। पीने के लिए भी बड़ी कठिनाई से एकत्र किया गया पानी सहेज कर रखा जाता था। इतनी कमी होने के बावजूद भी वह मेढक मंडली पर फेंकना पानी की बर्बादी नहीं तो और क्या थी? यह अंधविश्वास था, पाखंड है, जिससे देश की क्षति है। इन्हीं पाखंडों के कारण हमारा देश पिछड़ा हुआ है। तो वो इस प्रकार के पाखंडों, मतलब यहां पर इस चैप्टर में एक और पाखंड दिखाया गया, एक और ये दिखाया गया है कि भाई हम अगर कुछ बोएंगे नहीं तो कुछ हमें मिलेगा कैसे। तो जी जो है इसको सही ठहराती थी। अगला, काले मेघा पानी दे पाठ का उद्देश्य संक्षेप में लिखिए। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? हाँ, है ना। लेखक ने इस पाठ में लोक प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। लोक में जो प्रचलित विश्वास है और जो विज्ञान है, दोनों के बीच में द्वंद्व है, प्रस्तुत किया है। जब आषाढ़ के महीने में वर्षा ना होने पर इंद्र सेना कीचड़ में लेटकर बारिश के लिए प्रार्थना करती है, तो लोग मानते हैं इसी के कारण पानी बरसेगा। तब गांव वाले उन पर पानी डालते हैं, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक ढंग से सही नहीं है। लेखक के अनुसार यह अंधविश्वास है। लोगों को हमेशा विश्वास को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। यदि वह समय की आवश्यकता पर खरा उतरे तभी उसे अपनाना चाहिए। ध्यान रखना। तो इसमें अंधविश्वास को बताया गया है। पानी दे गुड़धानी दे, लेखक से क्या कहना चाहता है? तो पानी दे गुड़धानी दे, पानी तो प्यास बुझाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए गुड़धानी अर्थात गुड़ और अनाज, इन्हें पानी पाने के लिए ईख और फसलों को उगाने के लिए पानी जरूरी है। मतलब देखिए, फसलों के लिए पानी जरूरी है। पानी दे गुड़धानी दे, गुड़धानी मतलब अन्न भोजन, ये सारी चीजें। तो पानी भी मिले मतलब और अनाज भी मिले भरपूर। तो ये ऐसी चीजें मांगी है, पानी दे गुड़धानी दे। गुड़धानी का मतलब चने का लड्डू भी हो सकता है, चने और गुड़ का। आगे देखिए, लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो दिन भर चिल्लाते फिरते रहते थे, गंगा मैया की जय का नारा लगाते फिरते रहते थे, कीचड़ में लौटते थे और इसलिए मेढक मंडली बोला गया। तो गांव के कुछ लोगों को किशोर लड़कों का नंग धड़ंग शरीर, मेढक की तरह उछलना कूदना तथा मेढक की टर टर के समान शोर शराबा करना, सड़क पर कीचड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इन सब बातों वे अंधविश्वास मानते थे। इसी आधार पर लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम दिया गया। ये लड़के सुबह सुबह निकलती थी ये टोली और कीचड़ में लौटती थी, पानी जो डाला जाता था उसी कीचड़ में लौटती थी और नारे लगाती थी, शोर शराबा करती थी। तो इस चक्कर में लोगों ने इसको, मेढक भी टर करते हैं, कीचड़ में लौटते हैं, तो इस चक्कर में जैसे मेढकों को जो है शोर शराबा करने के चलते हमने मेढक टर बोलते हैं, तो इस चक्कर में इनको भी हमने क्या कह दिया? मेढक मंडली कह दिया, मतलब मेढकों की मंडली। लुट्टन पहलवान ढोल को ही अपना गुरु क्यों मानता था? क्योंकि उसका कोई गुरु तो था नहीं, तो उसने ढोल से ही अपने जो है कसरत करना सीखी। लुट्टन पहलवान ने बचपन से ही कसरत करनी शुरू कर दी थी। उसने किसी भी गुरु से पहलवानी या कसरत की शिक्षा नहीं ली थी, अतः उसने
किसी को भी अपना गुरु नहीं माना था और ना ही किसी से कुश्ती और दांव पेच सीखे थे। वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ढोलक की आवाज के आधार पर करता था। ढोल की आवाज उसके शरीर में उमंग व स्फूर्ति भर देती थी। वह अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करता था, क्योंकि उसने गुरु का स्थान ढोल को दे दिया था। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर, कि उसने किसी को गुरु नहीं माना था, उसने ढोल को ही गुरु माना था। और ढोल की आवाज के साथ, उसके सुर और ताल के साथ ही वो क्या करता था, दाव और पैच चलाता था या दाव और पैच चलता था। पर गांव में महामारी फैलने से अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? आपको पता है, गांव में महामारी फैली थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे, डेली तड़प रहे थे। उस समय उसके बेटे भी मर गए, तो क्या उसने ढोल बजाना बंद कर दिया था? तो उसने ढोल बजाना बंद नहीं किया था और खुद भी मर गया था। लुट्टन पहलवान ने कभी कुश्ती नहीं हारी थी। ढोल की आवाज सुनते ही उसमें उमंग शक्ति का संचार हो जाता था, जिससे वह दंगल जीत गया। अतः वह ढोल को गुरु का स्थान देकर उसमें श्रद्धा रखता था। देखिए, आप अपने गुरु पर श्रद्धा, अगर आपको गुरु में श्रद्धा है, गुरु के ऊपर अगर आपको श्रद्धा है, तो सीधी सी बात है, आप जरूर जीतोगे। तो यहां पर उसने अपने ढोल पर ही श्रद्धा रख ली। एकलव्य ने तो मूर्ति पर ही श्रद्धा रख ली। जब श्रद्धा होगी तो डेफिनेटली आप जरूर, आशीर्वाद भी होगा आपके अंदर, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा आपको, श्रद्धा होगी तो पक्का अपने गुरु पर विश्वास रखिए, वह आपको जरूर जीत की ओर लेके जाएगा। वह यह भी मानता था कि इसकी आवाज गांव वालों में उत्साह का संचार कर देगी, जिससे वह महामारी का सामना डटकर कर सकेंगे। इसलिए वह सारी रात अपने पुत्रों की सहायता से गांव वालों के परोपकार हेतु ढोल बजाता रहता था। उसने मौत के सन्नाटे को चीरने के लिए और अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी जीवन के उत्साह को बनाए रखने के लिए ढोल बजाना जारी रखा। ठीक है, ताकि लोग डरे ना। लोगों मरना तो तय था, लोगों का मरना तय था, लेकिन जो तड़प थी वो तड़प में थोड़ा आराम मिले, कम हो वो तड़प, क्योंकि ढोलक की वजह से उनका मन डाइवर्ट हो जाता था। इस चक्कर में वो निरंतर ढोल बजाता रहा अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी। पहलवान की ढोलक कहानी से क्या संदेश मिलता है, संक्षेप में लिखिए। अब कुश्ती जैसी कलाओं को का अधिक महत्व नहीं रह गया। पहली बात तो आप जानते हो, आज के नए दौर में क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी, हॉकी, जिम्नास्टिक जैसे आदि अन्य खेल लोकप्रिय हो गए हैं। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि लुट्टन पहलवान या कुश्ती जब तक राज्यश्रित था, जब तक राजाओं के उसमें आश्रय में चलता था, तब तक फला फूला। लेकिन राज दरबार से निकल जाने के बाद उसकी स्थिति मरणासन्न हो गई। मतलब कुश्ती और उसको कोई नहीं पूछता। कुश्ती जैसी कलाओं के पुनर्जीवन के लिए सरकार के निवेश से ही शहरी और ग्रामीण नवयुवकों को विद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रशिक्षक के अंतर्गत उचित प्रशिक्षण एवं सम्मान आदि मिलना आवश्यक है। अतः ढोल बजाने के इस उत्साहपूर्ण तरीके के आधार पर यह कहना उचित ही है कि इस पाठ में लोक कलाओं को संरक्षण दिया जाने का संदेश दिया गया है। हाँ, सही बात है। जो देखिए भाई, जब लोक कलाओं को संरक्षण नहीं दोगे तो हमारी जो पुरानी परंपरा है वो क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। कुश्ती और दंगल फिर से चालू होने चाहिए सरकार के संरक्षण में, तो क्योंकि राजाओं के समय तक तो ये जीवित था। पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था? तो लुट्टन पहलवान का गुरु उसकी ढोलक थी। ढोलक से उसका गहरा नाता था। ढोलक की आवाज उसमें नई ताजगी एवं स्फूर्ति भरती रहती थी। लुट्टन का कहना था कि ढोल की आवाज के प्रताप से ही वह पहलवान बने। मतलब ढोल की आवाज में उसने कई बातें सीख ली थी कि ढोलक उससे कुछ कहता था, उसकी जो ताल थी वो उससे कुछ कहती थी, और वो जो कहती थी ना, उसी से ही उसने क्या कर लिया, अपने आप को उत्साह दिया। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? सर्दी का मौसम, अमावस्या की ठंडी काली रात, जैसे हैजे मलेरिया से पीड़ित पूरा गांव भयार्थ शिशु की तरह कांप रहा होता था, डरे हुए बच्चे की तरह। चारों ओर अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात्रि की विभीषिका को ढोलक की आवाज संध्या से प्रात तक ताल ठोककर ललकारती रहती थी, जिससे मृत पड़े हुए गांव को संजीवनी मिल जाती थी। ढोलक, ये मृत पड़े हुए गांव को संजीवनी की तरह ढोलक जो है, स्पंदन शक्ति, शून्य स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी जब वो ढोल की आवाज सुनते थे। मरते व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं होता था जब वो ढोल की आवाज सुनते थे। ग्रामीणों में जीवंतता भरती थी। सन्नाटे में जिंदगी को होने का अनुभव कराती थी। सन्नाटे में भी जिंदगी बनी रहती थी। उस सन्नाटे में भी एक आवाज आती रहती थी, तो वो किसकी थी? ढोलक की आवाज आती रहती थी। शीरीष के फूल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है? शीरीष के पुष्प को शीत पुष्प कहा जाता है क्योंकि ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में लू के थपेड़ों में जब अन्य पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी शीतलता
पानी की कमी से सूखने और मरते हैं। ऐसे समय में शरीर स्वयं सरस हरा भरा रखकर फल फूल से आच्छादित रहता है। उसके निकट आने से शीतलता का अनुभव होता है। अर्थात ग्रीष्म में भी जो शरीर ग्रीष्म की गर्मी भी उसके निकट आकर ठंडी शीतल हो जाती हो, इसलिए इसे हम शीत पुष्प कह सकते हैं। शरीर शीत पुष्प हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि शरीर उस विकराल गर्मी में भी जीवित है जिसमें सभी पेड़ पशु पक्षी पौधे क्या हो गए हैं? मुरझा गए हैं। शरीर को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? कालिदास भी है। अवधूत लाभ हानि सुख दुख की चिंता से दूर रहने वाले सन्यासी हैं, हमेशा मन मस्त रहते हैं। फक्कड़ शरीर का पेड़ भी धूप बारिश आंधी तूफान के लू की चिंता न करके निरंतर खड़ा रहता है और हर तरह की परेशानी से लड़ने में सक्षम होता है। शरीर के फूल ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी में भी खिले रहते हैं, अपनी जगह से न हटने के कारण ही इसे अद्भुत अवधूत कहा गया है। ठीक है, सन्यासी भी तो अपनी जगह पर बना रहता है ना, वैसे ही शरीर का पेड़ भी अपनी जगह पर बना हुआ है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता कभी कभी जरूरी हो जाती है। शरीर के फूल के पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति को अपना हृदय कोमल बनाने के लिए अपने व्यवहार में कठोरता लानी पड़ती है। अगर अंदर का हृदय कोमल चाहिए तो बाहर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। मीठा मक्खन लगाकर बोलने वाले ना अक्सर आपको अंदर से काटते जाते हैं, तो ये मक्खन लगाकर मीठे बोलने वालों से बच के रहें। व्यवहार में कठोरता होने पर ही वह संघर्षों कठिनाइयों तथा बाधाओं का सामना कर पाता है। प्राणी अनेक विपरीत दशाओं से ही हृदय की कोमलता व सरसता को पाने में सफल होता है। जैसे शरीर का पेड़ ग्रीष्म ऋतु की लू आंधी उमस को कठोर बनकर सहन करता है। मतलब ऐसा लगता है बड़ा ही कठोर हो, कमजोर नहीं है शरीर का पेड़। क्यों? जो ऐसी स्थिति में टिक सका है वो कठोर है अपने आप में, तो कठोर है और लेकिन अंदर से कितना कोमल है कि कितने सुंदर फूल खिला रहा है जो भौरों के पदभार को ही सहन कर पाते हैं। तो जिसके फलस्वरूप संसार को सुंदर कोमल फूल दे पाता है। कठोरता में ही सरसता पलती है। जहां कठोरता है वहीं सरसता पलती है। संत कबीर कालिदास जैसे अवधूत बाहर से कठोर होने पर भी सरस साहित्य की रचना कर सके। बाहर से कठोर थे लेकिन अंदर से कितने कोमल साहित्य, सरल साहस, सरस साहित्य, मधुर रस साहित्य था, ऐसे साहित्य की रचना कर पाए। रस भरा हुआ है उनके साहित्य में। कालिदास ने शरीर की कोमलता और द्विवेदी जी ने उसकी कठोरता के विषय में क्या कहा है? शरीर के फूल के पाठ के आधार पर बताइए। या शरीर के पुष्प केवल भौरों के पदों का भार कोमल दबाव ही सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। कथन का भाव शरीर के फूल के पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कालिदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? शरीर पुष्प केवल भौरों के पदों का भार सहन कर सकता है, कोमल दबाव ही सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं, चिड़ियों का बिल्कुल नहीं। उसके अनुसार, उनके अनुसार शरीर का फूल अत्यंत कोमल होता है जो जरा सा भी भार सहन नहीं कर सकता। लेकिन द्विवेदी जी इससे सहमत नहीं है। उनके विचार से इसे कोमल मानना भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के आने पर भी वे अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए पत्ते फल मिलकर इन्हें धक्का नहीं देते तब तक वे अपना स्थान वो स्थान वहीं बनाए रखते हैं। तो कुल मिलाकर कालिदास जी ने बोला कि ये कोमल है, ये केवल और केवल भौरों का ही पदभार सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। तो इधर द्विवेदी जी कहते हैं, क्या द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ये कोमल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है कोमल बिल्कुल भी? क्योंकि ये इतने ढीठ होते हैं इसके फल कि टिके रहते हैं निरंतर रूप से। जैसे आजकल के नेता, वो भी ढीठ होते हैं। जब तक कोई नई पीढ़ी आके धक्का मार के नहीं हटा देती ना कुर्सी से, तब तक हटते नहीं है। बेइज्जत होके हटना अच्छा लगता है। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा गया है? बार बार मैं यही बात कह रहा हूं कि भारत का संविधान निर्माता कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के मत में जब किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है तो भी दासता का व्यापक रूप है। अर्थात पेशा चुनने की स्वतंत्रता ना होना दासता है। दासता मतलब गुलामी। कानूनी पराधीनता ही दासता नहीं होती। जब किसी व्यक्ति या वर्ग के द्वारा अन्य व्यक्ति के पेशे, कार्य तथा कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं तो वह स्थिति भी दासता है। मतलब अपने अनुसार हम अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। पढ़े लिखे हो तो आप वकील बन सकते हो। ऐसा नहीं कि एक जूते पॉलिश करने वाले का बच्चा जो है जूते पॉलिश करने वाला ही बनेगा। वो वकील भी हो सकता है, वो संविधान का निर्माता भी हो सकता है। ज्ञान को श्रेष्ठ कीजिए। दूध पानी के मिश्रण जैसे भाईचारे
को लोकतंत्र क्यों कहा गया है? दूध और पानी के मिश्रण, उन्होंने यही बोला था बाबा साहेब ने। क्या बाबा साहेब के आदर्श समाज का एक मुख्य तत्व भ्रातृता है, जो दूध पानी के मिश्रण के समान होती है। भाईचारे का मतलब, उनके भाईचारे का मतलब क्या है? दूध और पानी का मिश्रण। भाईचारे के इसी वास्तविक रूप को लोकतंत्र कहा गया है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति ही नहीं, बल्कि समाज के सम्मिलित अनुभवों का नाम है, और यही सच्चा लोकतंत्र है। भाईचारे का अर्थ पूछा जा सकता है आपसे, तो भाईचारा मतलब दूध और पानी का मिश्रण, एक हो जाते हैं मिलकर, पता ही नहीं लगता, भाई भाईचारा है। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? किया है अथवा नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से आप कहां तक सहमत है? यदि नहीं तो आप शब्द उचित समझेंगे या समझेंगे? ठीक है, आदर्श समाज में 3 तत्वों, एक भ्रातृता को रखकर लेखक आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया है। ऐसे में भ्रातृता शब्द हम पूर्णतः सहमत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी वर्गों की स्त्रियों और पुरुषों की समान रूप से भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने स्त्रियों को शामिल नहीं किया, लेकिन हमने स्त्रियों को भी माना है। इसके अभाव में आदर्श समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्त्रियों के बिना तो समाज की इस प्रकार की असमान भावना के लिए भ्रातृता के स्थान पर सामाजिकता शब्द को उचित माना जा सकता है। सामाजिकता होनी चाहिए, ना कि भ्रातृता। भ्रातृता में तो केवल पुरुष ही आ गए, स्त्रियों को कहां छोड़ दिया? उनके बिना तो संभव ही नहीं है सृष्टि। गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियां एवं गद्य की विधाएं। तो आपको पता होगा, गद्य की गौण विधाओं के नाम लिखिए कोई 4। तो गौण विधाएं कौन कौन सी है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी और गद्य काव्य आदि गद्य की गौण विधाएं हैं। ठीक है, ये गौण विधाएं हैं। गद्य की सभी प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। प्रमुख: निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, समालोचना, रेखाचित्र, संस्मरण। अच्छा, सभी प्रमुख विधाएं लेनी इसमें। जीवनी, आत्मकथा, डायरी, गद्य का पूरी की पूरी लिखनी इसमें, गौण भी है इसी में। अब भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता बताइए। भारतेंदु युग के निबंध कैसे थे? तो भारतेंदु युग के निबंध रसों की अनुभूति कराने वाले तथा शिक्षाप्रद थे। भारतेंदु युग में जो निबंध थे वो शिक्षाप्रद थे। ठीक है, द्विवेदी युगीन निबंधों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस युग के निबंधों में, द्विवेदी युग के थे, लेखन में गुरुता एवं गंभीरता दिखाई देती है। द्विवेदी युग में गंभीरता दिखाई पड़ती है। शुक्ल युग की 3 विशेषताएं, तो शुक्ल युग की 3, ये आ सकता है क्वेश्चन। शुक्ल युग में चिंतन परक मौलिक गद्य लेखन पर बल दिया गया है। इस युग में विविधा पर गद्य लेखन पर बल दिया गया है, रचनाएं लिखी गई है। भाषा शैली में गंभीर और कसावट विद्यमान है। ठीक है, गंभीर शैली है इनकी। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा अपने जीवन की गाथा है, जबकि जीवनी दूसरे के जीवन की, महापुरुषों के जीवन की गाथा है। इसमें रचनाकार अपने जीवन पर लिखता है, इसमें दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखता है। आत्मकथा जीवन काल की घटना पर आधारित होती है, जबकि ये जन्म से मृत्यु तक की घटनाएं होती हैं इसमें। देखिए, मैं आपको बताऊं, आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है और स्वयं लिखता है। उसके अलावा आत्मकथा जो होती है, आत्मकथा में लेखक अपने गुण दोषों को छुपा भी सकता है। ठीक है, क्योंकि खुद लिख रहा है। लेकिन जीवनी जो होती है, जीवनी में दूसरे के जीवन के बारे में लिखा जाता है, तो स्पष्ट वर्णन किया जाता है, ध्यान रखना। नाटक और एकांकी क्या है? तो नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक एक दृश्य काव्य है। ठीक है, अनेक अंक वाली रंगमंचीय विधा नाटक है, जिसमें अनेक, देखिए नाटक में अनेक अंक होते हैं, और जैसे बहुत सारे पात्रों द्वारा मंच पर मंचन किया जाता है, इसका स्टेज पर बताया दिखाया जाता है नाटक को, नाटक कहलाता है। पात्रों की संख्या अधिक होती है, संवाद की व्यापकता। हाँ, इसमें नाटक में क्या हो रहा होता है? डायलॉग्स आ रहे होते हैं एक दूसरे के। आकार बड़ा होता है नाटक का। जयशंकर प्रसाद जो है नाटक सम्राट है, ध्रुव स्वामिनी इनका एक नाटक है। ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनका एक, इनके नाटक है। एकांकी एक अंक वाली विधा है, कुछ पात्रों द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण होता है, एकांकी कहलाती है। पात्र सीमित होते हैं, संक्षिप्त संवाद, शॉर्ट संवाद होते हैं, आकार छोटा होता है। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी है। कौन की आंखें? पृथ्वीराज की आंख, तो किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। दीपदान भी एकांकी है। ठीक है, नए मेहमान भी एकांकी है, तो कई एकांकियां हैं। आलोचना का क्या अर्थ है? हिंदी के 2 आलोचकों के नाम लिखिए। तो
किसी रचना का गुण दोष परक मूल्यांकन कर आलोचना कहलाता है। जब किसी भी चीज में, किसी भी रचना, कोई साहित्य रचना हुई हो, उस साहित्य रचना में क्या बुराई है क्या अच्छाई है, उसको छांट कर बताना ही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो है ही भैया, बड़े आलोचक है वो तो। अब देखिए उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। उपन्यास का आकार बड़ा होता है जबकि कहानी का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। कहानी जो पास्ट की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं पर आधारित होती है, पूर्व की घटनाओं पर आधारित होती है, और बड़े कहानी को रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, कहानी को रोमांचक ढंग से कहा जाता है। वैसे कहानी जो है कथ शब्द से आई है, किससे आई है? कथ, जिसका अर्थ होता है कहना, अर्थात किसी बात को रोमांच, किसी अतीत की बात को रोमांचक ढंग से कहना ही क्या कहलाता है? कहानी कहलाता है। पात्रों की संख्या अधिक होती है उपन्यास में, जबकि कहानी में तो सीमित पात्र होते हैं। कथा वस्तु का आकार व्यापक होता है उपन्यास में, कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, छोटी होती है। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास एक बगीचा है। गोदान प्रेमचंद कृत उपन्यास भी है। प्रेमचंद ने उपन्यास को क्या बोला है? बगीचा बोला है, जबकि कहानी तो एक गुलदस्ता हो गई, छोटी। ठीक है, बगीचा और गुलदस्ता में बहुत अंतर होता है। हार की जीत सुदर्शन कृत एक कहानी है, ठीक, और ये गोदान प्रेमचंद की कहानी उपन्यास है, पता है, उपन्यास सम्राट है ये तो। ठीक, सबसे पहली कहानी का नाम अगर आए तो आप इंदुमती लिखे आना। ठीक है, कौन सी? इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। जैनेन्द्र कुमार भी अच्छी कहानियां लिखते हैं, मुंशी प्रेमचंद भी बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार भी हैं, ध्यान रखना, कथा सम्राट भी हैं, उपन्यास सम्राट भी हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है? संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है, जबकि रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। जैसे हमने जो रेखा चित्र पढ़ा वो किनके ऊपर था? महादेवी वर्मा ने लिखा था भक्तिन के ऊपर, वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ध्यान रखना। संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है, रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। थोड़े चित्र से खिंच जाते हैं हमारी आंखों के सामने, जैसे महादेवी वर्मा का एक होता चीनी पेरी वाला गोरा, ठीक है, रेखा चित्र था। संस्मरण में विषय का आत्मीय पूर्ण वर्णन रहता है, जबकि रेखा चित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र का आत्मीय पूर्ण विश्लेषण होता है। इसमें विषय का वर्णन होता है, जबकि इसमें व्यक्ति के चरित्र का वर्णन होता है। संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध प्रदर्शित होता है। संस्मरण में घटना को ज्यादा बल दिया जाता है, जबकि रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप अपनाता है। ठीक है, नाटक के तत्व लिखिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली और अभिनेता और उद्देश्य, ध्यान रखना, ये नाटक के तत्व है। क्या क्या? कथा वस्तु मतलब उसकी स्टोरी हो गई, डायलॉग हो गए, और उसके जो पात्र एवं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, चरित्र चित्रण, भाषा शैली उनकी, और अभिनेता और उद्देश्य। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया? उनके दो नाटकों का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद है, चंद्रगुप्त द्रौपदी उनके नाटक है। अच्छी कहानी की विशेषताएं लिखिए। तो अच्छी कहानी की विशेषता क्या है? कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, कहानी को पढ़ते समय रस आना चाहिए, कहानी की भाषा सरल होना चाहिए, कहानी में कठिन और लंबे वाक्य नहीं होना चाहिए। नाटक के संवादों का क्या महत्व है? नाटक में पात्रों के चरित्र का विकास होता है। नाटक में संवादों द्वारा ही वस्तुओं का उद्घाटन होता है। इसके संवाद सरल एवं सुबोध होने चाहिए। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता, मतलब तुरंत बात कही जाती है नाटक में, ध्यान रखना। तो यहां पर हमने, अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे वितान, सिल्वर वेडिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो यहां तक आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो नया पार्ट आएगा उसमें आपको आगे की जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।